दोस्तों, इजराइल ने पहले हमास को टारगेट किया, फिर हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा। मगर जैसे ही उसने यमन में हूती रेबल्स को निशाना बनाना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि ये हूती कितने खतरनाक हैं। इजराइल ने यमन के मेन एयरपोर्ट सना को निशाना बनाया, तो जवाब में हूती रेबल्स ने तेल अवीव पर मिसाइल दाग दी। इजराइल ही नहीं, अमेरिका का भी भयंकर नुकसान कर रहे हैं। हूती रेबल्स ने अमेरिका के $32 मिलियन की कीमत वाले 2 MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसके अलावा कई और मिसाइलें दागी जो इजराइल तक न केवल पहुंची बल्कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे गई। इससे अब इजराइल के आयरन डोम टेक्नोलॉजी पर ही लोग शक कर रहे हैं कि क्या उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से उसका एयर डिफेंस सिस्टम थाड़ लिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि फायर भले ही हूती कर रहे हैं, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी और सपोर्ट इन्हें मिला है ईरान से। मतलब ईरान की मिसाइलें इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए तबाही ला रही हैं। दोस्तों, जब से इजराइल ने गजा में अपना मिशन शुरू किया है, तब से ही जो भी शिपिंग वेसल्स इजराइल से जुड़ी हैं और लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन के बीच में पड़ने वाले इस बाब अल मंडेब इलाके से गुजरते हैं, हूती उनको टारगेट कर रहे हैं। इसके जवाब में अमेरिका हूती रेबल्स के हथियारों वाले ठिकानों को निशाना बना रहा है और इजराइल हूती लड़ाकों के सिस्टम को बर्बाद करने के लिए बॉम्बिंग कर रहा है और जवाब में हूती रेबल्स भी मिसाइलें दाग रहे हैं। इससे पहले 2024 के जून में हूती रेबल्स ने चौंकाया था जब उन्होंने अरेबियन सी में यमन में ही बनी हाइपरसोनिक मिसाइल हातिम 2 से इजराइल का एक जहाज डुबो दिया था। यह है बाब अल मंडेब, जिसका मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स। ये एक पानी का रास्ता है जो एक तरफ यमन से सटा हुआ है और दूसरी तरफ जिबूती और एरिट्रिया है। पीछे है गल्फ ऑफ एडन और सामने है रेड सी यानी कि लाल सागर। बाब अल मंडेब सिर्फ 32 किलोमीटर ही चौड़ा है। मिडिल ईस्ट से तेल और नेचुरल गैस को एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पहुंचाने का काम इसी रूट से किया जाता है। हर रोज मिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल इस रूट से ट्रांसफर किया जाता है। इस रूट का बंद होना मतलब कि पूरी दुनिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बुरी तरह अफेक्ट हो जाएंगी। इस वजह से ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका के इशारे पर चलता है, लेकिन ईरान की दुश्मनी अमेरिका से है। ईरान पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है तो अमेरिका इजराइल के साथ। इसलिए ईरान के लिए बाब अल मंडेब की जगह बहुत ज़रूरी है। इस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी मदद से वो जब चाहे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को रोक सकता है। और इसीलिए जिबूती में दुनिया के बहुत सारे ताकतवर मुल्कों ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। इस तरफ जिबूती है तो दूसरी तरफ यमन, और यहाँ कंट्रोल है हूती रेबल्स का जो लगातार अमेरिका और इसराइल के शिप्स पर अटैक कर रहे हैं। आइए जानते हैं गजा पैलेस्टाइन के सपोर्ट में अमेरिका और इसराइल से कैसे लड़ रहे हैं हूती रेबल्स। कौन है ये रेबल्स, क्या है इनका इतिहास और ये क्या चाहते हैं, और साथ ही जानेंगे कितने ताकतवर हैं हूती रेबल्स। Houthis have said that they've fired 2 missiles at Israel. दोस्तों, यमन की राजधानी सना में साल 2014 से ही हूती रेबल्स का राज चल रहा है, लेकिन इस सब की शुरुआत हुई थी 22 मई 1990 को, जब नॉर्थ और साउथ यमन का यूनिफिकेशन हुआ। इससे पहले दोनों अलग देशों की तरह एग्जिस्ट करते थे। नॉर्थ यमन का नाम था यमन अरब रिपब्लिक, जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता था, और साउथ यमन का नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, जिसका अलायंस सोवियत यूनियन के साथ था। इसलिए सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज थी साउथ यमन की। लेकिन जब 1990 में दोनों देशों का यूनिफिकेशन हो गया तो भी नॉर्थ और साउथ के बीच में टेंशन दिखने लगी, क्योंकि दोनों इलाकों के बीच पावर शेयरिंग को लेकर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को लेकर झगड़े जैसे हालात बन गए। यूनिफिकेशन के बाद अली अब्दुल्ला सालेह को प्रेसिडेंट बनाया गया, जो नॉर्थ से थे। साउथ इलाके के बड़े लीडर थे अल-बेद। दोनों के सपोर्टर आपस में भिड़ गए और यूनिफिकेशन के 4 साल बाद ही 1994 में यमन में कुछ वक्त के लिए एक सिविल वॉर हो गई। भले ही अब्दुल्ला सालेह प्रेसिडेंट बनाए गए थे नॉर्थ से और वो जैदी शिया इस्लाम को मानने वाले ही थे, लेकिन नॉर्थ यमन का एक धड़ा ऐसा भी था जो मानता था कि यमन सरकार जैदी शिया मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, उनको सिस्टम में नहीं आने देना चाहती है और गरीब रखने की चाल चल रही है। इस तरह की बातें पब्लिक में करने वाले का नाम था हुसैन बदरुद्दीन अल हूती, जो जैदी शिया इस्लाम का जानकार था और चाहता था कि जैदी शिया इस्लाम के मानने वालों का दबदबा रहे यमन में। वहीं प्रेसिडेंट अल सालेह बाकी धर्मों और मान्यताओं वालों के साथ मिलकर सरकार चलाना चाहते थे। बाद में सालेह 2015 में हूतियों को साथ ले भी आए। उनको लगा था कि यही तरीका है सत्ता में दोबारा वापस आने का, लेकिन ये कदम बहुत आत्मघाती साबित हुआ और सालेह को 2017 में हूती रेबल्स ने मार डाला। तो इससे पहले जैदी इस्लाम की बात करने वाले अल हूती का सपोर्ट बेस बनता गया और आगे चलकर उसके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया और लड़ने लगे। यमन की सरकार को अमेरिका और सऊदी अरब सपोर्ट करते रहे और हूती रेबल्स को सपोर्ट मिला ईरान का, क्योंकि हूती रेबल्स की लड़ाई इससे पहले यमन के नदर्न इलाके में थी और
2015 में जब वॉर हुआ तो पूरे अरब दुनिया में यमन सबसे गरीब मुल्क बन गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इंडिया ने ऑपरेशन राहत चलाया था और यमन को मदद भेजी थी। लेकिन भले ही यमन देश की लोकेशन दूर है इसराइल और पैलेस्टाइन से, लेकिन एक जगह ऐसी है जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हमने बात की ही कि बाब एल मंडेब ऐसा नेविगेशनल रूट है जिसका इस्तेमाल एशिया, यूरोप और अमेरिका तीनों करते हैं ट्रेड के लिए। ऐसे में हूथी रेबल्स चाहें तो बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। और फिर इसके लड़ाके हैं भी शिया, तो ईरान ने यमन में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और हूथियों को पीछे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जहां से पैसे और असला गोला बारूद आ रहा हो उसका साथ तो देना ही था। तो जो ईरान का दुश्मन वो हूथियों का भी दुश्मन। इसलिए इसराइल को हूती पसंद नहीं करते हैं और ईरान के इशारे पर काम करते हैं। और यहीं से होती है हूतीस की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में एंट्री, इसराइल से दुश्मनी और पैलेस्टाइन को सपोर्ट। दोस्तों, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में ईरान खड़ा है। ईरान पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। ईरान इस इलाके में अमेरिका और इसराइल के सभी दुश्मनों को सपोर्ट करता है, हथियार देता है, जैसे हमास, हिजबुल्लाह। ये एक्सिस अमेरिका और इसराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है, इसलिए इसको अमेरिका ने एक्सिस ऑफ इविल भी कहा था और इसे लीड करने वाले कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद दूसरे ईरानी कमांडर रेजा जाहिदी की भी जान ले ली थी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मजबूत हो और ईरान की धाक जम जाए इलाके में। इसलिए उसने पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और उसके बाद सीरिया की सरकार को टारगेट किया। अब क्योंकि हूथी रेबल्स इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पार्टनर्स हैं, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश हूथियों को आतंकी मानते हैं, लेकिन ईरान उनको रेबल्स कहता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही हूथियों को ईरान ने सपोर्ट किया है, लेकिन वो पूरी तरह से तेहरान के कहने पर नहीं चलते हैं। हूथी रेबल्स कई बार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि ज़ैदी शिया इस्लाम को सुन्नी इस्लाम के करीब माना जाता है और ये लोग खुमैनी को भी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं देते हैं जितना कि हिजबुल्लाह। लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर की जंग के बाद अगले ही महीने में नवंबर की 19 तारीख को इसराइल जा रहे एक शिप पर हूथी रेबल्स ने हमला करके उसको हाईजैक कर लिया। इसके बाद इस रूट से जाने वाली हर शिप को हूथी रेबल्स ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये पैलेस्टाइन के साथ खड़े होने का संदेश दे रहे हैं और अब तक इसराइल से जुड़े कई जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं। अमेरिका तक को ये नहीं बख्श रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इनके 3 मकसद आखिर हैं क्या। नंबर 1 है अमेरिका और इसराइल का खात्मा। ये कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा है हूथी रेबल्स का। नंबर 2 है यमन में अभी भी गरीबी है और सरकार चलाने के लिए हूथी रेबल्स को पैसा चाहिए, लेकिन इस फंड के लिए उन्हें ईरान के इंटरेस्ट में काम करना होगा। इसलिए हूथी रेबल्स शिप्स को निशाना बना रहे हैं। कभी एक कलाशनिकोव से 3-4 रेबल्स काम चलाते थे, लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक इनके पास हैं और ये उसे दाग रहे हैं। तीसरा मकसद है अपने आप को रेड सी के इलाके में इंपॉर्टेंट फील कराना, ताकि उनको और फंड मिले। यही नहीं, हूथी रेबल्स समुद्र में जंग के लिए सस्ते असला बारूद से अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों के $1 मिलियन को नुकसान कराने में माहिर हैं। इसलिए ये लोग अपनी अहमियत जानते हैं और इलाके में धाक जमाना चाहते हैं। दोस्तों, हूथी ग्रुप का ऑफिशियल नाम है अंसार अल्लाह। ये यमन की 80% जनता पर कंट्रोल रखते हैं, मतलब लगभग 3 करोड़ लोग इनके अंडर हैं। इनकी कमाई $1.8 बिलियन सालाना की है, जो ये हासिल करते हैं टैक्स से, तेल और गैस बेचकर। साथ ही इनको $500 मिलियन के आसपास सपोर्ट मिलता है ईरान से। आप सोच सकते हैं कि कितनी आसानी से लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर सकते हैं। सऊदी अरब पर साल 2015 से लेकर अब तक ये 4000 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुके हैं। इनके पास ईरानी डिज़ाइन की क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। क़ैम-1, ज़लज़ल 3 मिसाइलें मौजूद हैं जिनकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। इनके पास साल 2015 में 30,000 के आसपास लड़ाके थे, लेकिन अब ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब हूथी रेबल्स की संख्या हो गई है तकरीबन 3.5 लाख, मतलब इजरायली सेना से भी 2 गुने के आसपास लड़ाके हूथी ग्रुप में शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इनको ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट है, इसलिए ये रेबल्स बहुत ही मॉडर्न वेपन से लैस हैं, जैसे समद 3 ड्रोन जो 1600 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और 18 किलो गोला बारूद ले जा सकता है। इसी तरह इनके पास बैलिस्टिक क्रूज और यहाँ तक कि अब तो हाइपरसोनिक मिसाइलें भी आ गई हैं जो लंबी दूरी तक मार करने में तेज़ी से कैपेबल हैं। इसके अलावा इनके पास समुद्र में भी लड़ाई करने के लिए दमदार असलहे मौजूद हैं, जैसे ईरानी डिज़ाइन वाले एंटीशिप मिसाइल जो 500 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इस तरह इनके पास समुद्री जहाज़ों को उड़ाने वाले UAV भी मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि हूथी कितने ताकतवर हैं। और इसराइल तक मिसाइलें दाग चुके हैं जो उनके डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी चकमा देकर टारगेट को हिट कर चुके हैं। इसलिए हूथी रेबल्स अमेरिका और इसराइल के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। अभी हाल ही में इजरायली एम्बेसडर डैनी डैनॉन यूनाइटेड नेशंस के पास गए थे ये कहने के लिए कि हूथी रेबल्स उन पर मिसाइल दाग रहे हैं, जो कि ईरान के सपोर्ट से पॉसिबल हुआ है। इसलिए
और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएं इन लोगों पर। इजरायली हूथी रेबल्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए दोस्तों कि हूथी रेबल्स को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए या फिर इजरायल को खुद अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो हूथी रेबल्स पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।